Hi everyone, this is Athiya Zanab and today I'm going to explain a poem How Pleasant to Know Mr. Lear by Edward Lear। और इस पोम को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जेफलिन शाना के कहने पर। अगर आपको भी कोई चैप्टर एक्सप्लेनेशन, पोम एक्सप्लेनेशन या इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी टॉपिक अनक्लियर है, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट हाउ प्लेजेंट टू नो मिस्टर लियर। पोम का टाइटल है हाउ प्लेजेंट टू नो मिस्टर लियर, जिसका मतलब है कि कितना बढ़िया है। प्लेजेंट का मतलब होता है बढ़िया, सुहाना, अच्छा। कितना अच्छा है टू नो, जानना, मिस्टर लियर को जानना कितना बढ़िया है। इस पोम में पोएट ने एक कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया है जिसका नाम है मिस्टर लियर। उसके नेचर को, उसके लुक को, उसके बारे में ही सारा पूरा पोम लिखा है। इस पोम के बारे में दो स्कूल ऑफ थॉट सामने आते हैं। कुछ पोइट्स का मानना यह है कि उन्होंने केवल एक स्ट्रेंज कैरेक्टर के बारे में डिस्क्राइब किया, लेकिन कुछ पोइट्स का मानना यह है, ज़्यादातर पोइट्स का मानना यह है कि उन्होंने अपने आप को ही इस पोम में पोर्ट्री किया है। सेल्फ पोर्ट्रेट पोम है उनकी, खुद ही को दिखाया है इसमें। एंड किस बेसिस पे पोइट्स ने ये बोला है कि उन्होंने अपने आप को दिखाया है, क्योंकि उन्होंने अपने फेवरेट कैट का नाम लिया है और अपने ही लुक को शो किया है। फाइन। लेकिन बहुत से पोइट्स ये भी मानते हैं कि उन्होंने इस पोम में सिर्फ अपनी कुछ चीज़ें शामिल करी है। बाकी उनका जो एम रहा है इस पोम को लिखने का, वो केवल नॉनसेंस या लोगों को हंसाने का रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी एक आदत थी, किसकी? एडवर्ड लेयर की आदत थी कि वो अपने पोम्स में नॉनसेंस वर्ड्स बहुत इंक्लूड करते थे, यानी कि किसी भी चीज़ का मजाक बना देते थे। जो वाकई खराब है तो उसको खराब ही बोलते थे। तो कुल मिला के बहुत नॉनसेंस भरी चीज़ें वो बहुत रखते थे अपनी पोइट्री में। फाइन। तो उनका ये उद्देश्य हो सकता है कि सिर्फ हंसाने के लिए हमको ये पोम लिखी गई है। क्यों? क्योंकि पोम का नाम तो ये है कि हाउ प्लेजेंट, कितना बढ़िया है मिस्टर लियर को जानना। लेकिन जब हम पूरी पोम पढ़ के मिस्टर लियर को वाकई जान जाते हैं तो हमें लगता है कि यार उनको जानने में क्या बढ़िया है, कुछ तो बढ़िया नहीं है। यानी कोई भी चीज़ उनकी ऐसी नहीं है जिनको जानने में ये लगे कि बहुत अच्छा लगा उनके बारे में जानकर। फाइन। तो कुल मिला के टाइटल का नाम बिल्कुल ही अजीब सा लगता है जब हम पोम को पूरा पढ़ लेते हैं। आई होप आपको ओवरव्यू समझ में आया होगा। लेट्स अंडरस्टैंड द पोम एक्सप्लेनेशन स्टैंजा वाइज। How pleasant to know Mr. Lear who has written such volumes of stuff। कितना बेहतरीन है, कितना अच्छा है मिस्टर लियर को जानना। हु यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहा है बल्कि जोड़ रहा है मिस्टर लियर को। हु यानी कि जिन्होंने कई सारे वॉल्यूम्स का मतलब यहाँ पे वर्क से है, यानी जो उन्होंने कहानियाँ और जो पोम्स वगैरह लिखी हैं उसकी बात हो रही है। यानी इतने सारे उन्होंने इंटरेस्टिंग वर्क्स, स्टफ का मतलब होता है मटीरियल, बहुत ज़्यादा मटीरियल, यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्क्स लिखे हैं। लेकिन जिस तरीके से लोग उनको ट्रीट करते हैं ना, उनमें से कुछ लोग थिंक सोचते हैं हिम, उन्हें क्या, इल टेम्पर्ड। यानी कि इल टेम्पर्ड का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड। वो इंसान जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसे कहते हैं इल टेम्पर्ड। ठीक है। यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो अननोइंग पर्सन है। एंड क्वियर और स्ट्रेंज है। क्वियर का मतलब होता है कि जैसे कि एक आम इंसान होता है, हंसता बोलता है सबसे, वो बड़ा नॉर्मल इंसान नहीं है, अलग इंसान है। फाइन। बट लेकिन अ फ्यू, कुछ ही लोग फाइंड हिम प्लेजेंट इनफ। लेकिन कुछ ही लोगों का मानना ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक अच्छे इंसान है, उनसे मिलकर अच्छा लगता है। फाइन। हिज माइंड इज कॉन्क्रीट एंड फेस्टिडियस। कॉन्क्रीट कहते हैं रियल और डेफिनेट को, और फेस्टिडियस कहते हैं कि एक ऐसे इंसान को फेस्टिडियस बोला जाता है जो बड़ी मुश्किल से खुश होता हो। क्यों? क्योंकि उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। इंसान को हर चीज़ परफेक्ट कहाँ मिल पाएगी? यानी जहाँ भी कुछ भी गड़बड़ मिलता है तो वो बड़ा दुखी होने लगता है। यानी मिस्टर लेयर का नेचर कुछ ऐसा है कि वो हर चीज़ में को प्रैक्टिकल नज़रिए से देखते हैं। कुछ भी चीज़ उनको गड़बड़ दिखती है तो उनको फौरन गुस्सा आ जाता है। आगे बात बताई जा रही है उनकी नोज की। हिज नोज इज रिमार्केबली बिग। रिमार्केबली मतलब अगर आप उसके फेस को देखोगे मिस्टर लेयर के, आपको साफ साफ रिमार्क मतलब आप नोट करोगे कि उसकी नाक सबसे अलग से दिख रही है, यानी लंबी सी नाक है उसकी बहुत। ठीक है। हिज विसेज, विसेज किसे कहते हैं? चेहरे को। ठीक है। उनका जो चेहरा है इज मोर और लेस हिडियस। हिडियस किसे कहते हैं? हिडियस का मतलब होता है, इसको हाइडियस नहीं पढ़ते हैं, हिडियस पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है वेरी अगली और अनप्लेजेंट। उसका जो चेहरा है ना, बड़ा गंदा सा लगता है देखने में। ठीक है। मोर और लेस यानी कि कभी बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, कभी कम गंदा लगता है, यानी कुल मिला के गंदा ही लगता है। तो अपने अगली अपीयरेंस को बता रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। नहीं, कोई पोइट अपने बारे में इतना बुरा बुरा कैसे लिख सकता है? इसी वजह से उनको बोला जाता है कि वो बड़ा नॉनसेंस लिखते थे। ठीक है। आगे देखिए, हिज बियर्ड इट रिजेंबल्स अ विग। उनकी दाढ़ी की बात की जाए तो इट रिजेंबल्स यानी कि वो किस में मिलती है? एक विग में मिलती है। विग किसे कहते हैं? नकली बाल। यानी जैसे हम नकली बाल लगाते हैं ना सर पे, वैसे उसकी दाढ़ी लगती है। ठीक है। इसके बाद भी यानी कि उसकी दाढ़ी नकली लगती है और देखने में वो अगली लगता है मिस्टर लेयर, उसकी नाक बड़ी है, लेकिन फिर भी
वो आम इंसानों की तरह कान रखे हुए है, 2 आईज उसके भी है, 10 फिंगर्स हैं। हालांकि लीस्ट वेस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट, कम से कम तुम अगर ये पहचान पाओ, देख पाओ कि उसके पास 2 थम्स भी हैं। फाइन। रेकन का मतलब होता है अंडरस्टैंड और कैलकुलेट, यानी कि अगर आप सही से कैलकुलेट करो तो उसके पास 2 थम्स भी हैं। तो आपको सोच सकते हैं कि नॉनसेंस वाली लाइन है कि नहीं। 10 फिंगर्स सब लोग बोलते हैं, लेकिन सबको पता होता है कि 10 फिंगर्स नहीं होती 8 ही हैं, उसमें 2 थम्स होते हैं। तो ये लिखने वाली कौन सी बात है कि इफ यू रेकन, अगर तुम कैलकुलेट कर पाओ। तो कुल मिला के हंसाने की कोशिश की गई है, इसीलिए उसको नॉनसेंस पोएम बोला गया है। ही यूज टू बी वन ऑफ द सिंगर्स। मिस्टर लियर की बात हो रही है कि पहले कभी वो एक महान सिंगर हुआ करते थे, बट लेकिन अब ही इज वन ऑफ द डम्स, यानी कि अब उनकी गिनती किस में आती है? डम्स में आती है। डम्स किसे कहते हैं? मूर्ख इंसान को, जिसको बोलना तक नहीं आता। यानी कहाँ वो गाना गाया करते थे, अब उनको ठीक से बोलना भी नहीं आता। ही हैज मैनी फ्रेंड्स, लेमन एंड क्लैरिकल। अब उनके फ्रेंड्स की बात बताइए कि उसके कई सारे फ्रेंड्स भी हैं। लेमन, लेमन कहते हैं एक कॉमन मैन, एक साधारण इंसान जिसको किसी भी फील्ड में कोई नॉलेज नहीं होती, कोई महारत हासिल नहीं होती। यानी उसकी दोस्ती केवल ऐसे लोगों से जो कोई खास वास नहीं है। एंड क्लैरिकल, क्लैरिकल यहाँ पे क्लर्क से मतलब नहीं, क्लैरिकल का मतलब है यहाँ पे जो चर्च के लोग होते हैं ना, क्लर्जी, जो पूरी ग्रुप होते हैं चर्च के मेंबर्स, उनसे इसकी दोस्ती अच्छी खासी। ठीक है, तो ये दोस्त के बारे में बताया गया। उसके बाद उसकी जो बिल्ली है उसका नाम है ओल्ड फॉस। ठीक है, ओल्ड फॉस जो नाम आया है ये कई सारे पोम्स में उन्होंने इंक्लूड किया है, और माना जाता है एडवर्ड लियर की ये बहुत इंस्पिरेशन थी। जब वो अकेले होते थे तो इस बिल्ली के साथ वो बहुत रहते थे। ठीक है, हिज बॉडी इज परफेक्टली स्फेरिकल, यानी कि अब वो अपनी बॉडी के बारे में बता रहे हैं कि अगर तुम उसका पेट देखोगे मिस्टर लियर का, तो तुम्हें बिल्कुल एक स्फेयर याद आएगा। जिस तरीके से एक स्फेयर होता है परफेक्ट, वैसे ही उसकी बॉडी है, यानी वो कुल मिला के मोटा है बहुत। ठीक है, ही वियर्स अ रनसिबल हैट। वियर्स का मतलब है वियर्स, वो पहनता है। कौन? मिस्टर लियर। कैसी? रनसिबल हैट पहनता है। रनसिबल का मतलब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है डिक्शनरी में। ये जो वर्ड है ना रनसिबल, ये मिस्टर लियर ने, यानी कि एडवर्ड लियर ने खुद कॉइन किया है, और इनकी कई सारी पोम्स में ये वर्ड आया है। रनसिबल का बाद में एक मीनिंग निकाला गया कि कोई ऐसा यूटेंसिल को रनसिबल बोला जा सकता है, यानी यूटेंसिल में भी एक ऐसे स्पून को जिसका शेप बहुत अजीब सा होता है कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। यानी वो फोक का भी काम करता है और स्पून का भी काम करता है, यानी उसका शेप एक ही होता है, लेकिन अगर आप उसको फोक की तरह यूज़ करना चाहोगे तो भी कर सकते हो, और टी स्पून की तरह यूज़ करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो। तो पोएट का एम ये है कि हमें बताना ही चाह रहे हैं कि उसकी हैट जो है ना, उसका कोई शेप नहीं है, बड़ी अजीब सी शेप की वो हैट पहनता है मिस्टर लियर। अब आपकी बुक में इसके बाद सीधे स्टैंजा आता है ही वीप्स बाय द साइड ऑफ द ओशन वाला, लेकिन जो असली पोम है मिस्टर लियर की, यानी कि एडवर्ड लियर की, उसमें जो स्टैंजा है वो एक और स्टैंजा है जो आपकी बुक में नहीं दिया गया। पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, तब इस स्टैंजा पे आऊँगी। When he walks in waterproof white, the children run after him so। यानी जब मिस्टर लियर, ही यूज़ हो रहा है मिस्टर लियर के, जब वो कभी बाहर निकल आता है अपने घर से, किस कपड़ों में? वाइट कलर के कपड़ों में। तो उसके जो वाइट कपड़े होते हैं वो ऐसा लगता है वो वाटर प्रूफ हो, यानी कि अगर उस पर पानी फेंक दिया जाएगा तो वो कपड़े पानी को सोख लेंगे, बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे। नहीं, इतने अजीब तरीके से कपड़े उसके वाइट वाले दिखते हैं, और इसी वजह से जो बच्चे हैं ना, रन आफ्टर हिम, यहाँ पे आफ्टर का मतलब है पीछे, उसके पीछे पीछे भागते हैं। और भागते ही नहीं बल्कि वो कॉलिंग आउट, मतलब चिल्लाते जाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? ही इज गॉन। ही किसके लिए? मिस्टर लियर के लिए, कि जो देखो ये डैट क्रेजी ओल्ड इंग्लिशमैन, कि ये कितना पागल सा इंग्लिश मैन है जो कि अपने नाइट गाउन में ही बाहर आ गया है घर से। ओह क्यों दिया गया? क्योंकि बच्चे अपना शॉकिंग एक्सप्रेशन देना चाहते हैं कि देखो कितना अजीब सा ड्रेस में ये बाहर आ गया है, नाइट गाउन इसने चेंज भी नहीं करी है। ही वीप्स बाय द साइड ऑफ द ओशन, ही वीप्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल। इस स्टैंजा में पोएट मिस्टर लियर के रोने के बारे में बता रहा है कि जब कभी भी मिस्टर लियर को रोना आता है तो वो कहाँ बैठ के रोते हैं? बाय द साइड मतलब किनारे, किसके? ओशन मतलब समुद्र, समुद्र के किनारे बैठ के रोते हैं। दूसरी जगह रोने की उनको या तो मिलती है हिल के टॉप पर, यानी कि पहाड़ की ऊंचाई पे बैठ के रोते हैं। इस स्टैंजा के जरिए पोएट हमको मिस्टर लियर के निराशाजनक, यानी कि मेलनकॉलिक साइड उनके जो कैरेक्टर का है वो बताना चाह रहे हैं कि उनके दिल में जितना भी दर्द है, वो जितना भी गम लिए हुए हैं, वो किसी से शेयर नहीं करते। ये कैसे सामने आ रहा है लाइन से कि वो किसी से शेयर नहीं करते हैं? क्योंकि वो ऐसी जगह बैठ के रोते हैं जहाँ पे आना जाना दूसरे लोगों का कम होता है। समुद्र के किनारे बहुत ही कम लोग होते हैं, इसी तरीके से पहाड़ की ऊंचाई पे बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो अपने दर्द को किसी से शेयर नहीं करते हैं, खुद ही उस दर्द को लिए रहते हैं। रोने के बाद हर इंसान का अपना तरीका होता है अपने को चीयर अप करने का, अपने को मोटिवेट करने का, आगे बढ़ने का। तो मिस्टर लियर का तरीका ये है कि ही परचेसेस पैनकेक्स एंड लोशन। रोने होने के बाद वो तरीका उनका ये होता है कि वो पैनकेक्स खरीदते हैं अपने लिए खाने के लिए, एंड लोशन खरीदते हैं और उसको अप्लाई करते हैं अपने बॉडी पे। लोशन सॉर्ट ऑफ क्रीम मॉइस्चराइजर जो हम यूज़ करते हैं, ताकि वो अपने को पैम्पर कर सके, अपने को लाड़ प्यार दिखा सके, अपने को चुप करा सकें। ठीक है, एंड चॉकलेट स्ट्रीम्स फ्रॉम द मिल। और वो मिल से क्या खरीदते हैं? चॉकलेट स्ट्रीम्स। चॉकलेट स्ट्रीम्स एक तरीके की मछली होती है खाने वाली। ठीक है, तो ये सब वो चीज़ें क्यों खरीदते हैं?
जब वो रोने के बाद अपना मूड सही करना चाहते हैं तो वो ऐसा करते हैं। ही रीड्स बट ही डज नॉट स्पीक स्पेनिश। उनको स्पेनिश पढ़ना तो आती है लेकिन बोलना नहीं आती है। ही कैन नॉट अबाइड जिंजर बियर। जिंजर बियर एक तरीके की शराब होती है। अबाइड का मतलब होता है टॉलरेट करना। मिस्टर लियर जिंजर बियर को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते, मतलब पीकर उनको हजम नहीं होती है, वो नहीं पी पाते हैं, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। किन दिनों आगे बताया जा रहा है ईयर द डेज ऑफ हिज पिलग्रिमेज मैरिज। ईयर मीन्स होता है बिफोर एंड पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, रिलीजियस यात्रा। जैसे कि मुस्लिम लोग हज पे जाते हैं, हिंदू लोग अमरनाथ जाते हैं, ऐसे क्रिश्चियंस भी जाते हैं, ठीक है। तो यदि कि उन दिनों जब इनकी जो तीर्थ यात्रा है, वैनिश का मतलब होता है खत्म होने वाली होती है, यानी खत्म होने से पहले पहले के जितने भी दिन होते हैं उन दिनों ये बिल्कुल भी जिंजर बियर को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट लाइन जो पोम की है वो वही लाइन है जहां से पोम स्टार्ट हुई थी, हाउ प्लेजेंट टू नो मिस्टर लेयर। मिस्टर लेयर को जानना कितना बढ़िया है।